3 जून 1995 इस दिन हमारे देश में एक ऐतिहासिक घटना घटी और उसका गवाह पूरा लखनऊ शहर बना, जब हमारे देश में और हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारे देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। ये दलित समाज उसी रास्ते पर आ जाए। वो जो मोची का काम करता है मोची का काम ही करे। दुनिया के अंदर किसी का बेस बोर्ड सबसे ज्यादा मजबूत है तो मायावती का बेस बोर्ड है। दोस्तों, हमारा नाम अजय कुमार और हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। सितंबर 1977 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और जनता पार्टी की नई सरकार बनी थी। जनता पार्टी ने जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस के स्टार एक्टर थे उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण, वही राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं की रीट के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। वही राजनारायण जो 1977 में इंदिरा गांधी को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में 55,000 वोटों से हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें करने लगे, लेकिन एक गलती कर दी। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने जन समूह में काफी दलित नेता बैठे थे, लेकिन किसी ने उप तक नहीं की। इसके बाद लोगों ने अपना अपना भाषण खत्म किया और सबके बाद उस लड़की का भी नंबर आया जिसकी की उम्र थी उस समय मात्र 21 साल। और फिर उसने अपना भाषण स्टार्ट किया तो राजनारायण, कांग्रेस, जनता पार्टी सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा इस समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना एक किस्म का अपमान है। और दोस्तों, इस लड़की का नाम था मायावती। मायावती जी ने यह भी बोला हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का इस्तेमाल किया। राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करने की? इतना सुनना था कि सामने बैठी भीड़ में जोश जाग गया। लोग राजनारायण मुर्दाबाद और जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अपने ही बैनर के नीचे बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस में मायावती जी का भाषण सुनकर जनता दल के नेताओं की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। मायावती जी जैसे ही अपना भाषण खत्म करके मंच से नीचे उतरने लगी, तमाम दलित नेता इकट्ठा होकर उनको बधाई देने लगे। और वहीं पे मायावती जी के ऊपर नजर पड़ी वाम सेफ पार्टी के कुछ नेताओं की। वही वाम सेफ पार्टी जो आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी बनी, जिसके संस्थापक थे कांसीराम जी। 15 जून 1956 उस रोज दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज दुनिया मायावती के नाम से जानती है। उस समय इस बच्ची का परिवार दिल्ली की इंद्रपुरी में एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जिसका मकान नंबर C27 के 2 कमरों के मकान में ही पूरा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम प्रभुदास दयाल, जो कि एक पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे। प्रभुदास को 3 बेटियां और 6 बेटे थे। उन्हीं में से एक बेटी का नाम मायावती था। मायावती ने स्कूल के दिनों में ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पहली बार जाना। मायावती जी के ऊपर एक जुनून सवार हो गया और जल्द से जल्द कलेक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही साल में उत्तीर्ण कर ली। उनका ऐसा जुनून देख मायावती जी के पिता भी चाहते थे कि मायावती कलेक्टर बने। मायावती जी ने अपना बीएड कंप्लीट किया और एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी, लेकिन उनका ख्वाब तो सिर्फ कलेक्टर बनना था, जिसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करते थे। वो दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात में जाग जाग कर प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करती। घर के सब लोग खाना पीना खा के सो चुके थे और मायावती जी ने अपनी पढ़ाई शुरू ही की थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। सब लोग घर के सब लोग चौंक गए, क्योंकि अमूमन इस समय रात में कोई भी रिश्तेदार आता नहीं था। दरवाजा खोला तो सामने वाम सेफ के एक नेता खड़े थे। मायावती वाम सेफ के दलित स्टडी सर्कल में भी सक्रिय जाते थे, इसलिए उस नेता को बखूबी पहचानते थे। लेकिन उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, मोटे थोड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं कांसीराम जी थे। घर वालों को पता चला कि उनके यहाँ कांसीराम आए हैं। कांसीराम भीतर आए और घर के मुखिया की तरफ देखा तक नहीं और सीधे मायावती जी से बात करने लगे और बोले कि इतना पढ़ाई करके क्या करोगी? मायावती जी ने जवाब दिया, सर मैं IAS बनना चाहती हूँ ताकि अपने पूरे समाज का भला कर सको। कांसीराम जी ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। हमारे समाज के कितने लोग अधिकारी बने, क्या उन्होंने किसी का भी कुछ भी भला किया? क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ चलो, तुम इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां पे दर्जनों कलेक्टर तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। मायावती जी को यह बात चुभ गई, उनके दिल पे लग गई। वो काफी दिनों तक इसके बारे में सोचती रही। उनको समझ में आ गया था उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं बल्कि उन मिशन के लिए काम करना है और दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। लेकिन मायावती जी की इस सोच से उनके पिताजी इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनके और प्रभुदास के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम कांसीराम और मिशन का साथ छोड़ दो और IAS एग्जाम की तैयारी करो, या तो मेरा घर छोड़ दो।
मायावती जी को इस बात का पहले से अंदेशा था, इसलिए वो अपनी टीचरिंग की नौकरी से हमेशा कुछ पैसे बचा के रखती थी। और उस दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो गुस्से में उठी और उन्होंने बोला मैं अपना घर छोड़ती हूँ। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, अपने कुछ कपड़े रखे और पहुंच गई दिल्ली के करोल बाग बामसेक दफ्तर। उस दिन के बाद मायावती जी ने कभी पलट कर पीछे। तो मायावती जी अपनी बायोग्राफी में लिखा है, कांसीराम जी ने मुझसे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे अलग से लिए कमरे में अपने भाई के साथ रह सकती हैं, क्योंकि मिशन के काम के तहत मैं अक्सर बाहर ही रहता हूँ। और जब मैं उस कमरे में रहने लगी तो कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग मेरे और कांसीराम जी के बारे में ऊंची बातें करने लगे, जिससे मैं बहुत परेशान हुई और कांसीराम जी से कहा मेरे पास अपनी नौकरी के 7 साल का जो पैसा जमा है उससे एक घर खरीद कर अलग रह लेती हूँ। उसके बाद उन पैसों से एक मकान खरीदा और अलग रहने लगी। 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम जी ने एक नई पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और इसके बाद मायावती जी अपनी स्कूल की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बीएसपी में शामिल हो गई। उत्तेजक नारों से लैस कांसीराम जी की बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले पंजाब में अपना राजनीतिक दांव चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में फाइनली अपना तंबू गाड़ दिया। कांसीराम उत्तेजक नारों के सारे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे थे, लेकिन उनके पास भीड़ को खींचने वाला कोई चेहरा नहीं था। ऐसे में उन्होंने तेज तर्रार मायावती को सेनापति के रूप में आगे बढ़ाया। 1984 में पहली बार मायावती ने चुनाव में हिस्सा लिया और कैराना विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरी, क्योंकि अभी तक बहुजन समाज पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी थी। लेकिन वो चुनाव हार गई कि जो किस्मत थी अभी भी साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बाद मायावती जी बिजनौर और हरिद्वार से भी चुनाव लड़ी, लेकिन यहाँ से भी वो चुनाव हार गई। लेकिन मायावती जी के लिए एक अच्छी बात थी कि वो हर जगह हर चुनाव में एक मुकाबले में थी और अनुसूचित जात का उन्हें एक मुश्त वोट मिल रहा था। 1989 का साल मायावती जी के लिए निर्णायक रहा और वो इस साल बिजनौर से फाइनली चुनाव जीत कर आ गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर बढ़ते अत्याचार से एसपी और बीएसपी गठबंधन तनाव में था। 1995 की गर्मी आने तक रिश्ते और भी तल्ख हो चुके थे। लेकिन इसी साल कांसीराम जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। लेकिन बीमार कांसीराम जी बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता कराने में कामयाब रहे। कांसीराम जी का एक क्लियर कॉन्सेप्ट था और ऐसा वो कहते भी थे कि अगर दलितों का भला तभी होगा जब वो खुद पावर में आएंगे और इसके लिए हमें किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े करेंगे। दोस्तों, उस रोज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1 जून 1995, 1 घंटे पहले तक सब कुछ सही चल रहा था। उस समय की एसपी और बीएसपी गठबंधन के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी ताज में एक समारोह में बिजी थे। तभी उन्हें खबर मिली मायावती गवर्नर मोतीलाल वोरा से मिलकर समर्थन वापस ले रही हैं। मुलायम सिंह जी हैरान रह गए। दरअसल मायावती जी बीजेपी से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन जाएंगी ये किसी को उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मायावती जी की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। मुलायम सिंह जी उस वक्त के मुख्यमंत्री से इस घटना से बहुत ही आग बबूला हो गए थे। 2 जून को स्टेट गेस्ट हाउस, जहां मायावती जी अपने विधायकों के साथ ठहरी हुई थी, लखनऊ में मीटिंग कर रही थी, सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। अपने तमाम बाहुबलियों और समर्थकों को वहां पे भेजा। उनको एक टास्क दिया गया था। टास्क एक ही बसपा के एक बागी विधायक राज बहादुर, जो अपने नेतृत्व में 12 विधायकों के साथ पहले ही मुलायम सिंह के पक्ष में जाके मिल गए थे। लेकिन दल बदल कानून के चलते 67 सदस्यीय बसपा के 1/3 विधायकों का मुलायम सिंह के साथ आना जरूरी था। उन्हें प्यार से समझाकर या धमकाकर, डरा धमकाकर साथ लाने के लिए बाहुबलियों की पूरी फौज को गेस्ट हाउस भेजा गया था। 2 जून 1995 सीट नंबर 1 और 2, जहां पे मायावती जी अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी, और तभी इन बाहुबलियों का झुंड वहां पहुंचता है और ये दरवाजा पीटते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं, जात सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। भला हो यूपी पुलिस के कुछ सिपाहियों का, कुछ अफसरों का, जिनके भीतर फर्ज अभी बाकी था। उन्होंने मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। शाम को लखनऊ के डीएम राजीव खेर वहां पहुंचे और उनके साथ लखनऊ के एसपी सिटी राजीव रंजन थे। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से ही भीड़ को वहां से हटाया। गवर्नर तक बात पहुंच चुकी थी, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आ गया और किसी तरह से रात बीती। बहुत समझाने के बाद मायावती जी स्वीट से बाहर निकली। भीतर की बिजली काट दी गई थी, पानी बंद कर दिया गया था और विधायक डरे हुए थे। कांसीराम जी ने एक बात कही कि मायावती जी का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान था जिसमें वो सफल हुई। अगले दिन 3 जून को मोतीलाल वोरा ने मायावती जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। देश और देश के सबसे बड़े प्रदेश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री मायावती जी बनी। सत्ता में आते उन्होंने तमाम बड़े फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला गेस्ट हाउस कांड की जांच का भी था। सीनियर आईएएस रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट में मुलायम सिंह समेत 74 लोगों को नामजद किया था। दोस्तों, लास्ट में आपने जो गेस्ट हाउस कांड सुना यह उसी रिपोर्ट पे आधारित है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफ़ी हमें ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।